Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामाचंद्रन। सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। थैंक यू सोनू। Domestic stock indices decline around 1%. Sensex closes near 55,100 mark. Nifty settles near the 16,400 level. Rupee depreciates 8 paisa against the dollar. And Brent crude prices hover around $119 per barrel. घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की गिरावट में रहे। सेंसेक्स नुकसान दर्ज करते हुए 55,100 और निफ्टी 16,400 के करीब हुए बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले 8 पैसे की गिरावट में रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $119 प्रति बैरल के करीब था। सबसे पहले शेयर बाजार। नकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में आज लगभग 1% की गिरावट आई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 55,100 के करीब और निफ्टी 16,400 के करीब बंद हुए। सेंसेक्स 1.02% के नुकसान से 568 अंक गिरकर 55,107 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.92% की गिरावट से 153 अंक कम होकर 16,416 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.77% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.67% की गिरावट दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today fell around 1% amid negative global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed below the 55,100 point, while the Nifty at National Stock Exchange settled near the 16,400 level. The Sensex lost 568 points or 1.02% to close at 55,107, while the Nifty declined 153 points or 0.92% to finish at 16,416. In the broader market at the BSE, the mid-cap fell 0.77% and the small-cap index ended 0.67% down. In the Sensex pack, 6 companies logged gains while 24 declined. NTPC was the top gainer as it rose 1.4%, followed by Maruti, which gained 1.3%, and Mahindra & Mahindra surged 0.5%. On the other hand, Titan lost the most as it fell 4.5%, Dr. Reddy's Lab slipped 3.9%, Larsen & Toubro plunged, and Hindustan Unilever also declined, both 3% each. In sectoral indices at BSE, 6 sectors rose while 16 logged losses. Oil and gas index gained the most as it added 1.2%, followed by utilities index, which rose 0.9%. On the other side, consumer durables fell 2.7%, while realty ended 1.6% down, and capital goods slipped 1.5%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,250 companies gained, while 2,052 fell. Shares of 116 companies remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे की गिरावट से 77.71 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक 0.36% की बढ़त से 102.8 पर था। सुषमा जी, आज लगभग 1% की गिरावट हुई है सेंसेक्स और निफ्टी में, और हालांकि ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव रहे, लेकिन जैसे हम मनी मैटर्स में बात कर रहे थे कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होने वाली है। क्या आशाएं हैं आपको, मार्केट को क्या आशाएं हैं, और कैसे लगता है आपको कल क्या रिएक्शन होगा? मेरे ख्याल आशाएं नहीं है, मेरे ख्याल फिक्र ज्यादा है। आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं, बिल्कुल बिल्कुल। डर लगा हुआ है मार्केट में, तो मार्केट हिली हुई है कि भाई कल फिर से, मतलब ये तो तय है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे कल, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने ही कहा है कि ये तो नो ब्रेनर है, ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी। और क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि इन्फ्लेशन का जो दर है अभी भी काफी तेजी का रुख लगा हुआ है। मेरे ख्याल में मई में
शायद 7% प्राइस राइज होगा, कंज्यूमर सीपीआई इंडेक्स होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और पर ये थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। अप्रैल में 7.7% के करीब था। तो फिर भी जो आरबीआई का जो टॉलरेंस बैंड है इन्फ्लेशन का, वो 4 से 6% का है। तो 4 से 6% मतलब अभी हम उस दर से काफी दूर है। तो जैसे मैंने कहा कि लगता तो यही है कि कल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। तो कई जो एक्सपर्ट्स हैं और हमारा भी यही मानना है कि शायद 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ा देंगे सेंट्रल बैंक, और अभी का जो रेपो रेट है 4.4%, वो शायद 4.9% तक आ जाएगा। और उससे कोशिश तो यही होगी कि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कूल डाउन करे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त मार्केट के ऊपर हावी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें कि अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व की भी जो वहां डेटा, इन्फ्लेशन डेटा जो अभी आने वाला है 2-3 दिनों में, उसका भी थोड़ी सी फिक्र लगी हुई है, क्योंकि वहां पर भी इन्फ्लेशन बहुत ऊंचे स्तर पर है, जो कभी 40 साल तक इतना बढ़ा हुआ रेट नहीं देखा हमने। हमारे देश में हमेशा इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा था और डेवलप्ड कंट्रीज का हमेशा कम होता है। इनफैक्ट उनका तो टारगेट होता था कि 2% तक पहुंच जाए। बिल्कुल 2% तो पहुंच जाए, 8%। हाँ, एग्जैक्टली। एंड जापान यूज्ड टू बी लाइक -1%. So yes, now it is 8% higher even than in India. So this is another fear that inflation data in the US will also come out and may not be so encouraging. So this is all, these are the things that are worrying the market, and obviously, and of course, there is the issue of crude prices, which are continuing to remain at a height. So these are the main factors that are affecting the market just now. Of course, like you said, the interest rates will rise. It's a no-brainer, and the only thing is by how much the volume, by how much the basis points it will rise. But the other thing that people are looking at is, will the RBI also revise its inflation forecast for the coming quarters? Like we saw that it revised its, the financial year 22 retail inflation was raised to 5.7% from the earlier. So that is another thing that people are going to be watching out for. What is your take on that? No, I think the assessment is that probably for this year it's going to be raised from probably 5.5 to maybe 6.25, given the fact that it has risen so much this year. So that is also likely to increase. We have to remember, just now I talked about crude oil prices. Now, crude oil prices are at $119 for the benchmark Brent crude. India has been estimating for in its budget for this year, had pegged a price of $70 to $75 per barrel, thinking this was a good average price. And even experts are even now saying that if the prices should be around $80 to $90 per barrel, and any increase is due to geopolitical events. So 119 is excessively high right now, and this will obviously have an impact on this country. जो जैसे आप कह रही हैं कि जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हैं, और उस पे बहुत ज्यादा हम अंकुश नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज दिस इज आई मीन फिनोमेना विच इज अफेक्टिंग एवरी कंट्री. सो ऐसे में आपको लगता है कि शायद ये जो बैंड है, जो एक्सेप्टेबल बैंड है, उसको थोड़ा सा मे बी ट्वीक कर सकती है सरकार, बिकॉज सरकार देती है बैंड आरबीआई को. सो आपको लगता है कि शायद टेम्पोरली इस बैंड को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट देती है, पर गवर्नमेंट इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि सेंट्रल बैंक अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रही है, क्योंकि उनका फोकस, सरकार का जो फोकस है इस वक्त ग्रोथ के ऊपर है. सेंट्रल बैंक का फोकस दूसरा है, वो इन्फ्लेशन के ऊपर है. तो वो अभी भी रखेंगे 4 से 6%, और जो उनको सारी हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक लगेगा, और मेरे ख्याल में इतनी आसानी से ये प्राइस बैंड बदलेंगे नहीं. और सरकार ने जो सारे कदम उठाए हैं
उसके बल पर जो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कट्स किए दोबारा से फ्यूल प्राइसेस पर, और भी बहुत सारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज को यूज करके उन्होंने जो विभिन्न स्पेसिफिक कमोडिटीज की प्राइसेस को कंट्रोल करने का जो मुहिम उठाई है, उसको देखते हुए आपको लगता है कि उससे भी प्राइस कंट्रोल आएगा? देखिए, कुछ तो फर्क पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ड्यूटीज में कटौती की है और दूसरे जो कुछ जो वीट एक्सपोर्ट्स को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बिल्कुल बैन नहीं किया लेकिन रिस्ट्रिक्ट किया है। तो जो इतनी तेजी से गेहूं के दाम बढ़ रहे थे वो थोड़े कम हो गए हैं। तेल के जो दाम हैं उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई क्योंकि ज्यादातर इंपोर्ट्स आ रही हैं इंडोनेशिया से और बाकी देशों से, तो ताकि थोड़ी सी राहत मिले लोगों को। तो ये तो डेफिनेटली इनका असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखें, वो इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इतना बढ़ रहे हैं, उन्होंने अभी तो एक्साइज ड्यूटी की तो कटौती की है और उसका भी असर थोड़ा सा पड़ेगा, कूलिंग डाउन जरूर होगा। लेकिन फिर भी रेट्स, जैसे मैंने कहा, बहुत ही ऊंचे हैं ये ग्लोबल रेट्स जो हैं, और जब तक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ठीक नहीं होता तो थोड़ा सा ये पास थ्रू इफेक्ट, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पास थ्रू इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे होगा। You spoke about the fact that the US Fed, I beg your pardon, not the US Fed, but the US figures for inflation for the month of May are going to come out tomorrow, in fact. And then all eyes are also right now on the European Central Bank, which is again meeting sometime, in the this week, and there are also expectations of, rate hikes are there. Do you think all that is also going to weigh on the RBI governor's mind on when this meeting? Because as we just keep discussing in the program, that the differential is also important for the RBI to maintain. Yes. So I think this is something that they would have taken into account because they're actually going to only announce their decisions tomorrow. Their deliberations are going on, and they would certainly take this into account because globally central banks are raising interest rates, and of course you are right, they would take the differential into account, and this is a sort of a global trend that central banks are raising interest rates. Also, inflation is a global trend. We are part of a global trend of inflation. We talked about the US, but it is all over the world. And so we cannot escape it. Yes, the government, as Sonu pointed out, has taken certain measures which will help in cooling down the economy, but definitely the inflationary pressures are imported from outside, especially in the case of crude oil and petroleum products, in the case of edible oils. So these are things that we cannot fertilizers, we cannot escape from it because in a globalized economy, we are also importing inflation in many ways. And सुषमा जी, आपको लगता है कि अभी जो भारत की जो स्थिति है, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को देखें, इस मौजूदा वित्त वर्ष की शुरुआत से PMI 11 ईयर हाई पे है, कोर सेक्टर अप्रैल में 8.4% की दर से बढ़ा, नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ 11% को क्रॉस कर गया है। सो आपको लगता है कि शायद ग्रोथ के जो फ्रंट पर थोड़ी हमारी पोजीशन ठीक है और अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल पर ही फोकस होना चाहिए? हाँ, देखिए, जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो बिल्कुल ही पॉजिटिव आंकड़े हैं। आपने एक्सपोर्ट्स का जिक्र नहीं किया, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं, और अभी अप्रैल जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीती है 21-22, उसमें रिकॉर्ड लेवल हुआ। उसके बाद अप्रैल और मई के भी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल पे हैं। तो लेकिन साथ ही साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट बढ़ रहा है क्योंकि हमारे मतलब आयात बढ़ रहे हैं, हमारे तेल के दाम ज्यादा हैं, तो ट्रेड डिफिसिट बहुत बढ़ रहा है। अगेन वो पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखें, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं इस वक्त कि हम इस हालात को हैंडल कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे 2008 में जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे देश में नहीं है। अब हम फ्रैजाइल नहीं है, वी आर नॉट, जैसे वो फ्रैजाइल 4 की बात नहीं है। जी, we'll continue with the discussion on Market Mantra, but after this short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 87000142
4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242। Welcome back to the program Market Mantra, where we have in our studios today senior business journalist Sushma Ramchandran. Sushma ji, we also talked about, we just saw that the rupee is weakening against the US dollar. So tomorrow, do you think the RBI also has to take that into consideration? Do you think that given the fact that it has, hit almost record lows in May, that it has bottomed out, or do you think there's still scope and the RBI will be, part of the commentary of RBI tomorrow would be also that it may have to intervene in this market? Well, given the current geopolitical situation, it looks as if, no, it has not bottomed out. It looks there is scope for the rupee to depreciate further, and people are talking in terms of, 80 or 81 rupees to the dollar. Having said that, the RBI has committed that they are not going to stop the depreciation of the rupee, but they are going to make sure that it doesn't crash, that there's no free fall of the rupee. So it will intervene. And once again, we are comfortable with foreign exchange reserves, so they have the resources to deal with this situation right now. But of course, rupee depreciation is again linked to the geopolitical situation. सुषमा जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने आज कहा कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं. आपको एज एन एक्सपर्ट कितनी आशा है कि ये स्थिति बरकरार रहेगी और ये शॉक एब्जॉर्प्शन होती रहेगी? ये काफी हद तक जो उन्होंने कहा है वो ठीक है कि हमारे स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की जो क्षमता है वो बिल्कुल बहुत बढ़ गई है 2.5 साल में, और नए इन्वेस्टर्स बहुत आ गए हैं, वो युवा इन्वेस्टर्स आ गए हैं और काफी नॉलेजेबल भी हैं, और हाँ, वो अभी इन्वेस्टेड रहेंगे मार्केट में. अब वो फॉरेन FIIs की तरह वो अपना पैसा बाहर नहीं लेके जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, और यही एक वजह है कि हमारी स्टॉक मार्केट्स काफी स्टेबल रही है. हालांकि पिछले साल मेरे ख्याल अक्टूबर-नवंबर से फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हुआ था FIIs का, मतलब जानकारी थी कि हो गई थी कि भाई US फेडरल रिजर्व अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करेगा और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे. तो FIIs चाहे चले गए, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और ये जो बहुत बड़ा जो सेगमेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स का और नए रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो अभी भी मार्केट में है. और अगर हम देश की इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें, हालांकि ऑफ कोर्स वी आर सीइंग कि स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा थर्ड हाईएस्ट सबसे बड़ा हो गया है वर्ल्ड में, और भी PLI स्कीम्स है प्राइवेट सेक्टर के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रही हैं. लेकिन कल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि फिस्कल स्पेंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बनी रहेगी भारत की ग्रोथ के लिए. सो आपको लगता है कि जो फ्रंट लोडिंग हो रही है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस साल भी बना रहेगा? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त ये रिवाइवल फेज है हमारी इकोनॉमी का, और रिवाइवल फेज इस वक्त ज्यादा तेजी से चलता. अगर ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स नहीं होते, अगर यूक्रेन की इश्यू नहीं होती, तो काफी तेजी से हमारी इकोनॉमी बढ़ती. अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो पद है अभी भी हमारे देश का है, 7 to 8% ग्रोथ. हालांकि काफी एजेंसीज ने डाउनग्रेड भी किया है, फिर भी 7 to 8% पे अभी वो अटके हुए हैं. सो आपको लगता है कि अभी भी इंडिया की कंपैरेटिव पोजीशन जो है, कंपैरेटिव पोजीशन तो बहुत ही अच्छी है. और जैसे मैंने कहा कि अगर ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो और भी तेजी से हमारा GDP ग्रोथ होता है. आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी एक नजर डाल लेते हैं. एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक दोनों में 0.2% और जापान के निक्केई में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई. लेकिन दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.7% की भारी गिरावट में रहा और हांगकांग के हैंगसेंग सूचकांक में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो यहां अंतर्दिवसीय कारोबार में मंदी का रुख था. लंदन का फुटसी 0.2%, फ्रांस का कैक 1% और जर्मनी का डैक्स 1.1% की गिरावट पर थे. सुषमा जी, जैसे अभी कह रही थी अनुभा की कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग है, अगर आपको लगता है कि वो अपनी जो लिक्विडिटी मेजर्स हैं उनको वापस लेते हैं और अगर बढ़ाते हैं इंटरेस्ट रेट, भारत जैसी इकोनॉमी के लिए क्या उसका कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट होगा?
जनरली तो अफेक्ट होगा क्योंकि ग्लोबली हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो अगर अमेरिका में जो फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हमारे ऊपर असर होता है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का भी असर होता है, लेकिन इतना नहीं जितना अमेरिका का है। और वहां देखने वाली बात यह है कि वहां वो यूरोप ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो बिल्कुल पास में है। यूक्रेन, इन सारे यूरोपीय देश इस चीज से, इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी जो इकोनॉमीज, उनके ऊपर असर सबसे ज्यादा है। अब अमेरिका तो काफी दूर है, चाइना काफी दूर है, लेकिन वहां जो बैठे हुए हैं पोलैंड, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे देश आसपास में, उनके ऊपर ये तकलीफ है कि वहां से वो रूस से अभी भी तेल और गैस ले रहे हैं और उनकी इकोनॉमी जो है 40% जर्मनी के केस में उसके ऊपर निर्भर है। तो ये जो इश्यूज हैं, ये ही मेरे ख्याल यूरोपियन सेंट्रल बैंक को देखना पड़ेगा। वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वहां फिर जैसे आपने कहा कि सिर्फ 2-3% इन्फ्लेशन होता था वहां भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हालात बहुत अच्छे नहीं है। You just mentioned, of course, that we are part of the global economy. All the economies today are interconnected. So, data has come out today that China's services activity contracted for the third month in a row in May, which is also pointing to the global, slowdown. And as you've been saying, there's of course the Russia-Ukraine war, which is happening. There's the supply chain, disruptions that are happening. Put into context, how much will it affect India, and what are the measures that need to be taken, by the government or by the RBI to, to contain it, even though we are one of the fastest growing economies? Yes. So the services sector in China has contracted largely because of their zero COVID policy and the resurgence of COVID in that country. I mean, they have been very, very strict with their zero COVID policy. So their measures have been excessively strict. The result has been that an area like around Shanghai, which is a highly industrialist area, has been closed completely. And I think today's newspaper said that they are opening up near Shanghai, which is big news. So the services sector, along with manufacturing, has been deeply affected. Now, China is one of the two biggest economies in the world along with US. So any disruption in China affects the rest of the world. But the opening up of China has in fact immediately had an impact. The fact that China is now opening up has immediately had an impact on for instance, the oil market. Oil prices, yes. Oil prices, because oil prices had remained depressed. That, the biggest importer is now, is that they don't require so much oil. And therefore there is there's a depression on the market, but that lid has now been lifted. So, if China is going to start importing more oil, then prices will go up. And of course, this will affect countries like India. And of course, in that context, I must mention that 2 days ago, the U.S. government apparently said that we have released huge quantities of oil into the market from their strategic reserves. So coming back to China and the services, this is definitely will affect Indian companies. Indian companies are relying for a great deal of products, components, raw materials from China, and the slowdown in supplies affects the manufacturing capabilities over here. But one thing that has happened over the last 1.5-2 years is that Indian companies have slowly started trying to de-link themselves from getting reliant on the Chinese market. Now, for instance, I saw an interview just yesterday of a major steel manufacturer in this country, and he said, we used to import certain quantities, types of steel products from China. We are no longer, we are trying to phase it out and try and produce it here, because they realize that there could be situations where we may not be able to get that, and slowly many companies are trying to de-link themselves. It would be a long process, but they do understand that disruptions in supply from China
are going to be a continuing feature. Yeah, this is actually a continuation of what the Prime Minister has been saying about making India Atmanirbhar Bharat, self-reliant. Yes. So something good coming out of, overall not so good situation. And सुषमा जी, एक और आपकी टिप्पणी चाहेंगे. सर्विसेज सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो भारत काफी सर्विसेज सेक्टर प्रधान देश है और काफी हिट हुआ था हमारा सर्विस सेक्टर कोविड के दौरान. लेकिन अब 59 PMI लेटेस्ट PMI आया है, which is 11 ईयर हाई. तो आपको लगता है कि हमारा सर्विस सेक्टर भी रिबाउंड कर गया है? बिल्कुल. ये जो डेटा मैंने भी देखा, ये PMI का सर्विसेज सेक्टर ये बिल्कुल हाई लेवल पे है. तो हाँ, बिल्कुल रिबाउंड हो गया है. हमारी IT कंपनीज बहुत बढ़िया काम कर रही है. फिर से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सर्विसेज भी रिबाउंड कर गई हैं और बाकी सर्विसेज भी. Let's move on to the US market. US stocks ended a choppy session slightly higher yesterday, helped by gains in Amazon.com and other mega cap growth shares, while persistent worries over inflation and interest rates kept a lid on the market. The Dow Jones Industrial Average Index added 0.1%, the S&P 500 gained 0.5%, and the Nasdaq Composite Index rose 0.7%. बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है यूएस में. जॉब्स रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती हैं तो डर बढ़ जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे. सो ये एक टसल चलती रहेगी कि गुड न्यूज बिकम्स बैड न्यूज, बैड न्यूज बिकम्स गुड न्यूज. ये तो है ये तो है. ये इसका हम कुछ नहीं कर सकते. और जैसे जो पहली बात आपने कही कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो वित्त मंत्री ने कहा कि ये हमारी मार्केट को स्टेबलाइज रखेंगे, क्योंकि और ये भी बात सही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत सारे जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी हैं, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ इंडिया एज अ मार्केट इन द लॉन्ग रन इज नॉट is considered one of the top emerging economies. In fact, FDI हमारा रिकॉर्ड FDI हुआ है. तो ये जितने बाहर जा रहे हैं, काफी सारे हम भूलते हैं कि काफी सारे यहीं भी हैं. तो ये जो बात है, तो इट्स मिक्सचर, जैसे आपने कहा, मिक्स ऑफ गुड एंड बैड. And I think the FDIs that are going, the FDIs which are moving out of India is also a reaction to what is happening, has been happening in the last 2 years, and what is happening right now, the global inflation and everything. That is also a reaction to the present moment. And when the conditions, subside, when they become stable, chances are that, we will be back to where we were, and the same FDIs will be coming back to the, So the FIIs, the foreign institutional investors, also fled at the time of the financial crisis. But then after the quantitative easing at the time, but they came back, and they have come back. So you are very right that this is in response to the immediate situation, the geopolitical crisis, the reaction of the US, interest rates rising over there. So this is a temporary scenario, which is 6 months down the line would be changed. Fingers crossed. And let's move on to the commodities. Oil prices were stable today as the market balanced risk sentiment with supply concerns and the prospect of higher demand as China relaxes its COVID curbs. In intraday trade, Brent crude was trading at around $119.10 per barrel, while WTI crude prices were at $118.20 per barrel. उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 20 रुपए की बढ़त से 50,890 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. जुलाई अनुबंध वाली चांदी 470 रुपए की गिरावट से 61,830 रुपए प्रति किलो पर थी. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,850.60 प्रति आउंस पर था. हालांकि चांदी मंदी दर्ज करते हुए $22.10 प्रति आउंस पर थी. हमारे पास 15 सेकंड है. आपको लगता है कि रशिया से हम और डिस्काउंटेड ऑयल लेंगे तो भी हमारी सिचुएशन इंप्रूव हो सकती है फिस्कल? हाँ, डेफिनेटली. पहले हमारे 2-3% हम रशियन ऑयल लेते थे, अब मेरे ख्याल 15% तक पहुंच गया है, और शायद ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा. हाँ, और उसका काफी फायदा होगा. समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुषमा जी, आज के कार्यक्रम में शामिल हुई और इतनी बहुमूल्य जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी. थैंक यू सोनू. थैंक यू अनुभा. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock indices decline around 1%. Sensex closes near 55,100 points. Nifty settles near 16,400 level. Rupee depreciates 8 paisa against the dollar, and Brent crude prices hover around $119 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Till then, namaskar.